Hello, everybody, student. Good morning, good afternoon, good evening. I have brought a lot of important chapter for you. So all the student listen carefully and understand. This chapter name is electric current. I hope you all student understand. That is electric current. Electric current. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छी खासी परिचित है और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिटेल पूर्वक जानते हैं। हमारे घर में पंखे चल रहे हैं, हमारे घर में बल्ब जल रहे हैं, हमारे घर में टीवी चल रहे हैं, हमारे घर में एसी चल रहे हैं, हमारे घर में फ्रिज चल रहा है, हमारे घर में कूलर चल रहा है। ये सारा इलेक्ट्रिक करंट का ही फंडामेंटल है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का ही फंडामेंटल है। इतना छोड़ दीजिए, आप हमेशा जो संग में लेकर घूमते रहते हैं एक मोबाइल, वो भी इलेक्ट्रिक करंट का ही सर्किट है। ये सारे के सारे यदि हम लोग आज मॉडर्न व्यवस्था में है और मॉडर्न समय में मॉडर्न लाइज है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का इम्पोर्टेंट रोल है। और साथ साथ में यदि हम लोग आज यहाँ तक सफर कर रहे हैं, यदि इलेक्ट्रिक करंट को हमारे लाइफ से निकाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम कई सौ वर्षों पीछे चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग को दैनिक जीवन में, और इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। समझने की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग समझते हैं, अच्छी खासी समझते हैं। ठीक है, क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट के बगैर आप नहीं रह पा रहे हैं। तुरंत गए पंखा चालू, तुरंत इवनिंग नाइट के समय में बल्ब ऑन है, डे में भी बल्ब ऑन है, घर में टीवी चल रहा है, किसी के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। हाथ में हमेशा मोबाइल है, मोबाइल तो अब तो ऐसे लाइफ पार्टनर हो गया है, तो उसके बगैर कुछ देर तक भी नहीं हम लोग रह पाते हैं। तो समझ जाइए कि अब इलेक्ट्रिक करंट का कितना बड़ा हम लोग को लाइफ में इसका रोल है। और इलेक्ट्रिक करंट यदि सिंपल में हम लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नहीं है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टडी करते हैं तो डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग लेकर के डिस्कशन करते हुए चलते हैं। इसी में चार्ज भी समझेंगे, ओम्स लॉ भी समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझेंगे, रेजिस्टेंस भी समझेंगे, सर्किट भी समझेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज भी समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल भी समझेंगे, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी समझेंगे, और द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी समझेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट से डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपकी चैप्टर का नेम है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं, और सारे बात को हम लोग पढ़ते हुए आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यदि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक, यदि इस वर्ड को यदि हम लोग डिफाइन करें और इसको अलग करें, तो इलेक्ट्रिक में हम लोग को इलेक्ट्रॉन का रिलेशन मिलता है, और करंट में हम लोग कहीं न कहीं ये डायरेक्शनली ये अपोज करता है, जिसमें हम लोग को समझने की जरूरत है। और यही इलेक्ट्रॉन और करंट को मिलाकर के इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के नाम रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन हम लोग कैसे करते हैं, और हमारे बुक भी किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन किया है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें समझ जाइए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग हो गया कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और फ्लो कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये पहुंच रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये पहुंच रहा है। तो आप पहुंचा कैसे रहे हैं,
क्या इसको चार्ज को उठा उठा कर पहुंचा रहे हैं, कैरी करके पहुंचा रहे हैं? कहीं न कहीं एक कंडक्टर वायर, जिसको मेटालिक वायर कहते हैं, इसके माध्यम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जा रहा है। और किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, कैसे पहुंचाया जा रहा है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि यहाँ पर चार्ज इस तरह से आगे की ओर चल रहा है, इस तरह से आगे की ओर चल रहा है, चार्ज इस तरह से आगे की ओर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी एक और बात है, चार्ज किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ चलता है? चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। और इलेक्ट्रिक करंट करंट आपको पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, और चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो चार्ज की टर्मिनल यानी कि इस डायरेक्शन में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह से है, इस डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, आखिर इसका सर्किट के भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, और सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। एक ही बार में सब कुछ लेकर के चलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसमें ध्यान देंगे सबसे पहले। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई। किस चीज से डिनोटेड करते हैं? आई से। यदि इसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और फॉर्मूला के यदि यहाँ पर राइट करते हैं, तो यहाँ पर समझ आता है कहीं न कहीं एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक चार्ज कैरी कर रहा है, वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक चार्ज कैरी कर रहा है। तब देन इस कंडीशन में आपने वेलोसिटी और स्पीड में भी इस बात को पढ़े थे कि किसी बॉडी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रेवल किया तो उसमें टाइम टेकन हुआ, और सेम कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट किए, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट किए, और टाइम को टी से डिनोट किए, और आई बराबर मिल गया क्यू बाई टी। इसी को इस तरीका से लिखे क्यू बराबर, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? आई टी। क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? आई टी लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। और इसको हम लोग ए से लेते हैं, और ए बेसिकल 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े हैं। इसी 7 फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत में इलेक्ट्रिक करंट भी आता है, इसीलिए इसका हम लोग ऐसा यूनिट एम्पियर लेते हैं। और वहाँ पर भी हम लोग 9th में पढ़े होंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत में ये इलेक्ट्रिक करंट बताया गया होगा, जिसमें लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, लुमिनियस इंटेंसिटी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। यही 7 पार्ट था बेसिक फंडामेंटल यूनिट में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें करंट का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, करंट का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। और फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग पढ़े हुए थे, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ करंट, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने स्केलर और वेक्टर पढ़े हुए थे। फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर और वेक्टर पढ़े हुए थे। स्केलर और वेक्टर जो पढ़े हुए थे, तो वो किस डायरेक्शन में पढ़े हुए थे, किस वे में पढ़े हुए थे, इस बात को सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे। और इसको ध्यान देते हुए इस बात को समझेंगे
कि सबसे पहले ये होता है क्या। ध्यान देंगे, आपने स्केलर पढ़े हुए थे जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, और आपने वेक्टर पढ़े हुए थे जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होगा और साथ साथ में वो ट्रायंगल रूल का भी फॉलो करेगा। इस रूल का फॉलो करेगा, ट्रायंगल रूल के भी फॉलो करेगा। तो कहीं न कहीं हमको यहाँ पर समझने के लिए मिलता है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देंगे, आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्यों है तो कहीं हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्यों है कि इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्यों। किसी मेटालिक बॉडी में हम लोग बात करते हैं या किसी भी मैटर पर हम लोग बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है क्या, एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। और उस एटम के अंतर्गत में यदि हम लोग देखते हैं, उस एटम के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं तो उसके अंतर में सेंटर होता है, और सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके साथ साथ में न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके ऑर्बिट में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, राउंड करते रहता है। क्या करते रहता है, राउंड करते रहता है। जब भी किसी मेटालिक वायर में जो है ना कोई फॉलो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉलो नहीं करता है। किसी भी मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, न कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन, आप देखिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे मेटालिक पार्ट में बॉडी यानी कि एटम जुड़ा हुआ होगा, बहुत सारे जुड़ा होगा। और इस कंडीशन में होता है क्या कि जब भी बाहर से इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है तो इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सब जंप करने लगता है। और जंप करने लगता है तो एक सीधी डायरेक्शन नहीं मिल करके जिग जैग पोजीशन हमको मिलता है। क्या मिलता है, जिग जैग पोजीशन मिलता है। और जिग जैग पोजीशन में हम लोग को डायरेक्शन पता करना बहुत कठिन है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और इसके बाद सबसे पहले ये भी बात को समझ लीजिए कि ऑन कहते हैं ऑन चार्ज वैल्यू, इसमें भी क्या होता है, चार्ज वैल्यू। तो चार्ज वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। यानी इसमें क्या होता है 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम होता है। जिसमें आप इलेक्ट्रॉन पे भी पूछेगा ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम होता है। इसी में ऑन प्रोटॉन को पूछेगा तो प्रोटॉन पर प्रोटॉन चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम होता है। इसी तरह से ऑन न्यूट्रॉन को पूछेगा तो न्यूट्रॉन चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। और क्यों होता है, इस सब के भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बारीकी से करेंगे, स्टडी करेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होता है, एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब राउंड करते रहता है तो कभी न कभी प्रोटॉन के साथ संयोग करके सेंटर में आ जाता है, और यही दोनों संयोग न्यूट्रॉन की आकार लेता है। और जिसमें दोनों के ऐड होने पर यदि आपसे पूछा जाएगा कि -2 और +2 का ऐड करते हैं तो कितना लिखेंगे, 0। इसी तरह से सेम वैल्यू होता है यहाँ पर। और इसी में आप देखे भी होइएगा, समझे भी होइएगा
इलेक्ट्रॉन की मास वैल्यू प्रोटॉन की मास वैल्यू से ज्यादा होता है न्यूट्रॉन की मास वैल्यू। दोनों की मास वैल्यू से सबसे ज्यादा होता है किसका? न्यूट्रॉन की मास वैल्यू। इसीलिए ऑर्बिट में न्यूट्रॉन भी जाकर के बैठा हुआ रहता है। ऑर्बिट कहते सॉरी, न्यूक्लियस पे जाकर के न्यूट्रॉन भी जाकर के बैठ जाता है। और ऑर्बिट में कौन राउंड करते रहता है? इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहता है। ऑर्बिट में कौन राउंड करते रहता है? इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहता है। इतने सारे बात को हम लोग समझे, तो इसमें आपको समझते हुए इतना पाए तो कहीं ना कहीं हमको एक बात समझने के लिए मिलता है, और वो मिलता है चार्ज। चार्ज के बारे में भी हम लोग को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज होता है क्या। सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्ज क्या होता है। चार्ज का यदि आप लोग डिफिनेशन करें, तो चार्ज का सही मायने में डिफिनेशन हम लोग को बुक से भी नहीं मिलता है। और चार्ज एक पोजीशन में नहीं दिखाई देता है, अनेक पोजीशन में चार्ज दिखाई देता है। और ऐसे कंडीशन में चार्ज को सिंपल में डिफाइन कर देना आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कभी कभी आप चार्ज के बारे में कहीं कहीं कई सारे टीचर सब अलग अलग कंडीशन में अलग तरीका से डिफिनीशन कर देता है, लेकिन असल मायने में एक तरीका से डिफिनीशन कर देना चार्ज का डिफाइन नहीं होगा। चार्ज कई फॉर्मों में मिलता है, और चार्ज का ही दूसरा रूप हम लोग कहते हैं एनर्जी, कहते हैं एनर्जी का ही दूसरा रूप चार्ज है। कभी हम लोग खाना भी खाते हैं तो हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। कहीं बॉडी बैटरी सब की आपको कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग कहीं देखे हुएगा, बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज करा के लेकर आता है, फिर यूज करता है, फिर चार्ज करा के लेकर आता है, फिर यूज करता है, डिस्चार्ज होता है, इस कंडीशन में होते रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इफिशियंसी एंड डिफिशियंसी होते रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इफिशियंसी एंड डिफिशियंसी होते रहता है। और इस कंडीशन में वो कंटिन्यू ये अप टू डेट होते रहता है, और इस तरह से वो चलते रहता है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देना वो भी सही नहीं है। और ऐसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन यदि पॉजिटिव टर्मिनल से फॉलो होते, निगेटिव टर्मिनल से फॉलो होते पॉजिटिव टर्मिनल की तरह डायरेक्शनली हम लोग उसको रनिंग करवाते हैं, और रनिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो एक कंडीशन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिफिनीशन अधूरा पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो चार्ज के बारे में बताया गया था, सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। कूलम होता है, इसको हम लोग सी से लेते हैं। और डिस्कवर जो चार्ज के बारे में सबसे पहले किया गया था, डिस्कवर्ड बाय चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने फर्स्ट बार यानी इसको चार्ज के बारे में डिस्कवर करके बताया था, जिसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, ये बताया गया था। और ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्या। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यदि हम लोग डिफाइन करें, तो सिंपल में यदि डिफिनीशन यदि देखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा
कहीं न कहीं चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन की काउंट करने की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की काउंट करने की बात कर रहा है, तो ना ही उसको हम लोग पॉइंट में काउंट कर सकते हैं और ना ही उसको फ्रैक्शनल में काउंट कर सकते हैं। इसको हमेशा यदि काउंट करेंगे तो हमेशा इंटीजर नंबर में काउंट करेंगे। जैसे आप कई सारे एग्जाम्पल देखते हुएगा, यदि आपको यहाँ पर कुछ पर्सन दे दिया और कुछ पर्सन की एज डिफरेंट डिफरेंट है या हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके आधार से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 1.5% है, 1.3% है, इस तरह से उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर इस तरीका से काउंट नहीं कर सकते हैं। हमेशा कभी भी बोलेंगे तो 2% है, 3% है, 5% है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, काउंट होता है। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को भी क्या होता है, काउंट होता है, और वो काउंट होता है ऑलवेज क्या होता है, एक इंटीजर नंबर में काउंट होता है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। द द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर फॉर्म। द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द काउंटिंग काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म, और इंटीजर फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यदि वन इलेक्ट्रॉन, जैसे सच दैट वन इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 3.2 इंटू 10 का पावर 19 कूलम, 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 4.8 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। इसको वन इलेक्ट्रिक चार्ज आप जानते हैं 1.6 × 10 का पावर 19। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर कितना होता है, वन इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर 1.6 × 10 का पावर 19 कूलम होता है। इसी तरह से वन के साथ मल्टीपल करेंगे तो इतना लिखेंगे, टू के साथ मल्टीपल करेंगे तो इतना लिखेंगे, थ्री के साथ मल्टीपल करेंगे तो इतना लिखेंगे, और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए आगे की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसको हम लोग एन ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन ई लिखेंगे। एन ई की कंडीशन में इसको हम लोग एन इंटू 1.6 × 10 का पावर 19 कूलम हो जाता है। और इसको हम लोग नेट चार्ज करते हैं। क्या कहते हैं, नेट चार्ज करते हैं। और नेट चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से लेते हैं और एन ई के बराबर हो गया, तो क्यू इक्वल टू हो गया एन ई, और यही हमको एक फार्मूला मिल जाता है, एक फार्मूला मिल जाता है। यदि इस पे एक न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन consisting of body 1 कूलम, 1 कूलम। इन उस बॉडी में चार्ज कितना है, 1 कूलम है, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, और उस बॉडी के अंतर्गत में चार्ज कितना है, 1 कूलम है। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसको ध्यान देंगे। इसमें गिवन क्या कर दिया है, यानी क्यू गिवन कर दिया, 1 कूलम दे दिया है, और इलेक्ट्रिक चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम, ये जानते हैं। और इसके साथ साथ में आप हाँ, इतना जानते हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, एन हमको फाइंड करना है, काहे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर है फाइंड करने के लिए। और वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई, क्यू को वैल्यू
1 कूलम, एन का वैल्यू फाइंड करना 1.6 इंटू 10 का पावर 90 कूलम, ई का वैल्यू एन इक्वल टू 1 कूलम बाय 1.6, 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। इसी 10 से एन इक्वल टू इस पॉइंट को इसको पावर को ऊपर कर दिया जाए तो 1.6 इंटू 10 का पावर 19 हो गया। इसको डिवाइड करिएगा तो 0.625 आएगा, 10 का पावर 19 हो गया। इस पॉइंट को एक डिजिट आगे करेंगे, 6.25 इंटू 10 का पावर 18, पावर एक कट जाएगा, पावर एक घट जाएगा। और इसी कंडीशन से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी हम लोग जानेंगे और कंटिन्यू इस बात को बनाए रखेंगे। ठीक है, इसी पर विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे।